अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मिसेस राबिया ज़फ़र। आप देख रहे हैं ZN न्यूज़ और हमारे साथ हैं ज़फ़र नकवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। शौकत तरीन की कॉल किसने रिकॉर्ड की, सब पता चल गया। बड़े फ़ैसलों की भी बात हो रही है, इस पर बात करेंगे। फिर इमरान खान की तकरीर बराह रास्त नशर करने पर पाबंदी इतनी जल्दी कैसे उठा ली गई, इस पर भी बात करेंगे। फिर आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह IMF के कर्ज़े की मंजूरी हो गई है। इन तमाम टॉपिक्स को आज हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको मालूम है कि ZN न्यूज़ की तरफ से फ्लड रिलीफ ऑपरेशन शुरू किया गया है। आप सबके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया और तमाम बुज़ुर्ग बहन भाइयों से गुजारिश है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा, इस कार खैर में ज़्यादा से ज़्यादा अपना हिस्सा डालें। जी बिल्कुल ऐसे ही, और बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश ये आप ही के तवसुत से, और हम तो बस वसीला बने हैं ZN न्यूज़, और अल्लाह ताला के करम से ये ऑपरेशन जारी है, फ्लड रिलीफ ऑपरेशन। और आपके ज़्यादा से ज़्यादा तामुन दरकार है इस कार खैर में हिस्सा डालने के लिए। ये हमारा WhatsApp नंबर भी चल रहा है सामने, इस पे आप WhatsApp मेकनिज़म मालूम कर सकते हैं, वो हम आपके साथ सब कुछ शेयर करेंगे। और अगर मैसेज आपका नहीं देखते तो आप एक मिस कॉल भी दे दिया करें ताकि हम वो मैसेज देखें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें वैसे आपकी बहुत नवाजिश के बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। और इसको मैं आपको एक दफ़ा फिर भी बता दूं कि सब कुछ विजुअलाइज़ करा रहा हूं, सबकी वीडियो, सबकी फ़ोटोज़, एक एक लम्हे की, और इंशाअल्लाह मतलब अपने तमाम डोनर्स को एक एक टेढ़ी पैसे का हिसाब लें। आपका जितना बेतमाद है उसका सब बहुत शुक्रिया, लेकिन हिसाब किताब उसके मतलब वो सबसे पहले तो वही बात है, अल्लाह ताला को आंसरेबल होना चाहिए। तो जी आप आएँ अपने टॉपिक्स पर आ जाते हैं। ये शौकत तरीन, मोहसिन लगारी और तैमूर झगड़ा की WhatsApp कॉल किसने रिकॉर्ड की? और इससे पहले मैं आपको जावेद चौधरी साहब का शौकत तरीन के साथ एक क्लिप है, वो मैं सुनवा देती हूँ। अच्छा, ये पहले सुन लें। सर ऑडियो टेप्स की तरफ आएंगे। फरमाइए कि जो आपने कॉल्स की थी मोहसिन लगारी साहब को और उसके बाद तैमूर झगड़ा साहब को, ये आपने WhatsApp पे कॉल की थी या आम नॉर्मल फोन पे की? ये WhatsApp पे कॉल थी, और ये मैं तो इसके ऊपर मुझे तो अफसोस है इस चीज का, बल्कि ये लीगली हम जाके इसको वो कंटेस्ट कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद ये हमारी जो प्राइवेट कॉन्वर्सेशन होती हैं ये किस तरीके से सरेआम आ गई। आप भी बैठते हैं अपने दोस्तों में, आप भी हर किस्म की बात करते हैं, वो अगर लीक होके वो आ जाए सरेआम, उसमें कई ऐसी चीजें आप बात करते हो कि जो बेसिकली सरेआम नहीं आनी चाहिए। तो हम भी आपस में बात करें कि इससे ये है कि जो हमें लुबे लुबाब क्या था, उसका लुबे लुबाब ये था जो KP थी उसकी कोई चीजें इन्होंने नहीं की। अच्छा, ये साफ फरमा रहे हैं, वो क्या कहते हैं कि अपना एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, ठीक है जी। ये फरमा रहे हैं कि हमारी WhatsApp कॉल रिकॉर्ड क्यों हुई है, क्या बात है। मतलब मैं हैरान हूँ। मैं आपको बताऊँ पर्सनली, मैं कोई WhatsApp कॉल हो या दूसरी कॉल हो उसके रिकॉर्ड के बड़ा ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन ये जिसने भी रिकॉर्ड की है ना, ये ख़ुद इसमें कह रहे हैं कि किसने रिकॉर्ड की है, ठीक है ना। इसमें आगे ये जाके ख़ुद बताते हैं कि जी किन के पास है ये WhatsApp कॉल। चौधरी साहब उनसे पूछते हैं ना, जावेद चौधरी साहब, कि ये या तो ये WhatsApp कॉल आम तौर पर रिकॉर्ड तो नहीं हो सकती, या तो ये आपने कोई इसका आपसे ही कोई लीक हुई, या झगड़ा साहब से, या फिर लगारी साहब से। तो कहते हैं नहीं इस तरह से नहीं है, या वो कहते हैं कि पाकिस्तान में कोई इक्का दुक्का एजेंसी को जो है ना इस तरह की कैपेबिलिटी हासिल है कि वो ये कर सकते हैं। ये कहते हैं ये उन्होंने की है, ठीक है ना। ये पहला काम है मेरे भाई, सब सुन रहे हैं ZN न्यूज़ के व्यूअर्स। मैं कहता हूँ पहली दफ़ा मैं एजेंसियों के किसी काम से इस WhatsApp कॉल को रिकॉर्ड करने से खुश हुआ हूँ। पहली दफ़ा उन्होंने अपना कोई फ़र्ज़ इस तरह का अदा किया है। बहुत दफ़ा, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने कभी कोई फ़र्ज़ नहीं अदा किया, लेकिन WhatsApp या कोई भी कॉल रिकॉर्ड करने के सिलसिले में कोई पहली कॉल होगी जिसमें मैं ये उनको शाबाश दूंगा, और पहली कॉल होगी कोई इस तरह से। आप देखें क्या होता क्या है। ये हमारी एजेंसियां जो है ना, मसला ISI हो, IB हो, या कोई और एजेंसी हो, MI हो, कोई भी हो, उनको हम अपना पेट काट के कौमी ख़जाने से पैसे देते हैं, उससे वो जदीद आलात लेते हैं। और चूँकि पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार रहा है, अभी तक भी उस दहशतगर्दी का इस तरह से ख़तरे का वो प्रॉब्लम है,
अब वो उनको है कि कोई भी दहशतगर्द, कोई भी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाला जब इस तरह की कोई बात कर रहा हो तो आपने वो रिकॉर्ड करना है ताकि पाकिस्तान को नुकसान न पहुंचे। ऐसे ही है, ठीक हो गया ना। कोई दहशतगर्दी कर रहा हो, कोई पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की बात कर रहा हो, कोई जासूसी कर रहा हो, ताकि आप ये करोड़ों रुपए की ये डिवाइसेस आती हैं, ठीक, और करोड़ों अरबों रुपए की आती हैं और हम अपनी एजेंसियों को दिए हैं। ये जो कॉल रिकॉर्ड की है ना, मैं इससे बड़ी दहशतगर्दी समझता ही नहीं हूँ। ये एक चोरी और ऊपर से सीना जोरी। आपको तो मैं कहता हूँ कि आप पर तो फौरी तौर पे गद्दारी का मुकदमा बनना चाहिए। आपने तो गद्दारी वाला काम किया है, आपने तो गद्दारों वाला काम किया है, आपने तो वो काम किया है कि आपको तो मैं कहता हूँ कि कानून अगर इजाज़त देना, ऐसे बंदे को तो कानून और आईन अगर इजाज़त दे तो छत से इसके हाथ पैर बांध के नीचे फेंकना चाहिए। ये इतना इस तरीके का गद्दार बेशरम इंसान। आप कह रहे हो कि भाई मेरी कॉल क्यों रिकॉर्ड हुई है? हाँ, मेरी दोस्तों के साथ गुफ्तगू, पहले सहाफ़ियों की कॉल्स बहुत दफ़ा रिकॉर्ड होती थी, हम इस पे एतराज़ करते थे। आप पाकिस्तान की कौम को जहाँ पे 70% से ज़्यादा एरिया फ्लड इफेक्टेड है, जहाँ पे 80 लाख हमारे मवेशी मर गए हैं, जहाँ पर ये 1000, 1100, 1200 को तो वैसी फिगर आ गया ना, कितने लोग मर गए, फसलें तबाह बर्बाद हो रह गई हैं, गंदम शंदुम आप आराम करो, चावल गंदम सब कुछ, फ्रूट सब्जियों की मैं कीमतें देख रहा था, देहातों में कहाँ आसमान पे छू गई। मवेशी कितने मर गए? मवेशी 80-90 लाख मवेशी मर गए हैं। गोश्त की प्रॉब्लम, दूध की प्रॉब्लम, हर एक चीज़ की प्रॉब्लम होगी। वहाँ इस कौम को आप भूखा मारना चाहते थे, इस कौम को आप चाहते थे कि ये भूखा मरे, आप चाहते थे कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो। इससे बड़ी दहशतगर्दी हो सकती है, इससे बड़ी दहशतगर्दाना सोच हो सकती है। बिल्कुल अच्छा किया है मेरी एजेंसियों ने, शाबाश दूंगा, आफरीन दूंगा इस जैसे दहशतगर्द की कॉल रिकॉर्ड। अच्छा, मारूफ सहाफ़ी वुसअतुल्लाह खान जिनकी पहचान एक इंतहाई लिबरल और जमहूरी सहाफ़ी के तौर पर है, उन्होंने भी इस कॉल पर बहुत सख्त तबसरा किया। जी बिल्कुल ऐसे ही है। हर मुहिब वतन पाकिस्तानी ऐसा ही करेगा। वुसअतुल्लाह खान साहब कहते हैं कि अगर ये कोई इसने अली अमीन ने या फैसल जावेद या इस टाइप के लोगों ने किया होता ना, मुझे अफसोस ना होता। ये शौकत तरीन ने किया जिन्होंने खुद मुआहदा किया था, जिनको सब कुछ पता था। लोगों को ये मालूम नहीं, बहुत सारे लोगों को ये पता ही कोई नहीं है कि मुआहदा इन्होंने खुद किया था। और वो कहते हैं कि जनाब वो वुसअतुल्लाह खान साहब कह रहे थे, बहुत ही ज़बरदस्त लिखते हैं, BBC पे भी लिखते हैं, बाकी बहुत अच्छे सहाफ़ी हैं। वो अपने प्रोग्राम में कह रहे थे, निजी TV के प्रोग्राम में वो कह रहे थे कि अगर ये शुक्र करो कि पाकिस्तान उस तरह का टोटलिटेरियन स्टेट नहीं है, ठीक हो गया ना, उस तरह की डिक्टेटोरियल स्टेट नहीं है, इसमें डेमोक्रेसी है। अगर ये होता ना मिस्र, चाइना, रशिया, इस तरह के स्टेट्स होते हैं ना, ये मिडल ईस्ट होता, तो थोड़ा बहुत को रस्मी कार्रवाई होती, इस काल के बाद कोई अदालत अपना फ़ैसला सुनाती, उसके बाद इस शौकत तरीन को फायरिंग स्क्वाड के आगे खड़ा किया जाता। इतना गंद किया है इस बंदे ने, इतनी बेशर्मी की है, और फायरिंग स्क्वाड के आगे खड़ा करके इसको भून दिया जाता। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश की है, पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करना चाह रहे थे। उसी दिन IMF का बोर्ड बैठ रहा था। वो मिफ्ता इस्माइल ने ठीक कहा है कि हर किसी ने हमारे हक़ में वोट दिया है, एक इंडिया ने नहीं दिया, एक इमरान खान ने नहीं दिया। शौकत तरीन, ये झगड़ा, ये लगारी, ये कौन है, इन्होंने इंडिया का साथ दिया है। एक इंडिया ने वोट नहीं दिया, एक PTI ने वोट नहीं दिया। अच्छा, ये तो फिर शहबाज गिल वाले मामले से भी ज़्यादा संगीन मामला हो गया नज़र आ रहा है। शहबाज गिल के मामले से ज़्यादा संगीन है, कम से कम उतना संगीन है, मैं तो समझता हूँ उससे भी ज़्यादा संगीन है। वो एक इदारे के ख़िलाफ़ बयान था, ये पूरे रियासत के इदारे के ख़िलाफ़, ये पूरे पाकिस्तान के ख़िलाफ़। मतलब ये ऐसा है ना कि अगर हम नहीं तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान भी नहीं। ऐसी सोच पर लानत है। कभी ऐसा हुआ कोई इस तरीके से? मुझे एक अगर आपकी इजाज़त हो, मुझे बता रहा था एक बंदा फ़ोन करके कि जी जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जेल में थे तो उस वक़्त मैं वहाँ जेल में मुंडा खाने का इंचार्ज था, ठीक। तो वो कह रहे थे कि वो कुछ लड़कों को उनका लिए रखा हुआ था, वो वहाँ पे कोई लेटर दे आते, कोई खाना दे आते, कोई इस तरह के काम करते जुल्फ़िकार अली भुट्टो को। अच्छा, तो एक दफ़ा कुछ अंग्रेज़ आए विज़िट पे, तो उन्होंने उस लड़के के ज़रिए, बच्चे के ज़रिए मैसेज भिजवाया
कि आप अगर कोई ख़त लिखना चाहते हैं और आप अगर हमारे ज़रिए कोई चीज़ पहुंचाना चाहते हैं बाहर, कोई बाहर के फ़ॉरेनर आए हो इस तरीके से, ये उनका कहना है, तो हम आपका पैगाम आगे पहुंचा देंगे फ़ॉरेन कंट्रीज़ को, अमेरिका को, यूरोप को, वगैरह वगैरह। ठीक। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा है कि जी मैं अपना ख़ुद किताब भी लिख रहा हूँ, मैं अपना ख़ुद जो है ना पहुँचा सकता हूँ, मैंने खतूत के ज़रिए कहीं अपना पैगाम नहीं पहुँचाया। अपना बेनज़ीर साहबा को देखें, कितने मज़ालिम हुए। इसी तरीके से ये, और मार्शलाओं का दौर, नवाज़ शरीफ साहब को देखें, मार्शला का दौर, उसके बाद ये दौर आया, इसमें कैद हुए, 2 दफ़ा उनकी बेटी कैद हुई, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोले। भाई इन्होंने तो हद कर दी है, ये तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़, ये तो इस जैसे यूँ लग रहा है जैसे इसी पाकिस्तान की बर्बादी के एजेंडे पे ये आए थे, और आप कहते हैं हमारी कॉल रिकॉर्ड ना हो। मैं कहता हूँ आज के बाद हर किसी की कॉल इनकी रिकॉर्ड होनी चाहिए। और आपके व्यूअर्स को मैं एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे दूँ, खान साहब की ऐसी कई कॉल्स हैं जो रिकॉर्डेड हैं। खान साहब की ये भी कॉल है कि खान साहब जिसमें फरमा रहे हैं कि मैंने पाकिस्तान का वो सत्यानाश किया है कि अब ये 8 साल भी करते रहें, 18 साल करते रहें, इनसे कुछ नहीं हो पाएगा। ये है कॉल, मैं कह रहा हूँ कि ये कॉल है। अच्छा, इन्हीं शौकत तरीन साहब ने पहले एक बार जनरल बाजवा से मुतल्लिक बयान दिया था। हाँ जी। फिर उस पर माफ़ी भी मांगी थी। दो बयान दिए। एक तो ये कि जनाब मैं जनरल बाजवा के पास गया, उनको समझाया आप ऐसा नहीं कीजिएगा, नहीं तो तहरीक अदम एतमाद के, एक तरीके अदम एतमाद के, और दूसरा ये है कि जनाब मुझे जनरल बाजवा ने कहा, जब ये तरीके अदम एतमाद हो गई, कि मुझे जनरल बाजवा ने कहा कि इमरान खान को छोड़ के इनके साथ आ जाएं। जब वहाँ से तरदीद आई, फिर उसके बाद अपने ही बयान से मुकर गए। ये वो लोग हैं, ये किस तरह के ढीले किरदार के बंदे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही। अच्छा, शुक्र है कि फिर IMF पैकेज रिलीज़ तो हो गया, और साथ ये भी बताएं कि ये 1 अरब और 10 करोड़ डॉलर का पैकेज है। इतने छोटे पैकेज पर इतनी खुशियाँ क्यों मनाई जा रही हैं? ये बात ये है, पहली बात तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह रिलीज़ हो गया। पहली बात तो ये है कि ये पैकेज रिलीज़ हुआ, ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये पैकेज क्यों रिलीज़ हुआ, ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है। और ये हम खुशियाँ क्यों मना रहे हैं? खुशियाँ इस वजह से मना रहे हैं कि PTI वाले पूरा ज़ोर उन्होंने लगाया कि ये पैकेज रिलीज़ ना हो और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए, एक बात। दूसरी बात, उनके अपने ज़माने में जब ये पैकेज आता था तो बड़ा हलाल होता था। बिल्कुल, मैं आपको एक क्लिप भी सुनवाने वाली हूँ। अच्छा। पहले तो एक कौम यूथ के लोग इसी IMF पैकेज पर बहुत खुश हुआ करते बिल्कुल। ये आप क्लिप सुन ले, हबीब अकरम साहब हैं, ये PTI के बड़े हमदर्द साहब हैं। अब सवाल बुनियादी है कि क्या IMF के पैकेज के बगैर आप आगे बढ़ सकते थे? नहीं बढ़ सकते थे। क्या ये इक़दाम बेहतर है? हाँ बेहतर है। और इसके लिए जो पॉलिटिकल कैपिटल है वो ज़ाहिर है हुकूमत का खर्च होगा, उनकी बदनामी होगी, उन्हें सब कुछ करना होगा, लेकिन बाहर किसी न किसी ने करना है और करना पड़ेगा, वरना आप पाकिस्तान को सियासी नुकसान होता है तो फिर होना। हमें उस हवाले से नहीं देखना चाहिए, हमें ये देखना है कि क्या पाकिस्तान के लिए बेहतर है। हाँ, ये पाकिस्तान के लिए एक मुनासिब कदम है। जी हाँ, ये पाकिस्तान के लिए बेहतर है। ये इमरान खान के ज़माने में IMF का पैकेज हो तो वो फिर पाकिस्तान के लिए बेहतर है। सारा कर्जा जो 1947 से लेकर 2018 तक आया वो था 30,000 अरब, जो 2018 से लेकर 2022 तक, यानी 2022 के भी इब्तिदा तक, मार्च अप्रैल 2022 तक, वो 52,000 अरब, 53,000 अरब, ठीक है ना। यानी 30,000 अरब सारी हुकूमतों ने मिल के लिया और 22-23,000 अरब सिर्फ इमरान खान साहब ने लिया 4 सालों में। ठीक, अब आप अंदाज़ा तो कीजिए उस वक़्त वो बड़े हलाल पैकेजेस होते थे। अब ये अच्छा, अब आ जाएं इस पर कि ये खुशियाँ क्यों मना रहे हैं। भाई इस वजह से मना रहे हैं, ये नहीं कि भाई 1.25 अरब तो टोटल है, 1 अरब 10 करोड़, 1.25 अरब भी नहीं बनता डॉलर, तो इस पर क्यों इतनी खुशियाँ? इसलिए कि जब तक आप इस डिसिप्लिन में ना आते, IMF के डिसिप्लिन में ना आते, तब तक आपको कोई दोस्त मुल्क कर्जा देने के लिए तैयार नहीं था। ये सऊदी अरब का जो 3 अरब डॉलर इन्वेस्टमेंट, ये भी ना होती। UAE की जो 1 अरब डॉलर, इसी तरह से चाइना से जो 2.3 अरब डॉलर, और भी मिलेंगे, मुख्तलिफ और भी आएंगे, मलेशिया, तुर्की से और मिडिल ईस्ट से भी, और भी। ये तकरीबन जो 25 से 30 अरब डॉलर जमा करने का सारा प्लान है, ये कोई भी ना देता अगर ये आप इस डिसिप्लिन में ना बांध जाते, आप इस IMF के नज़्म ज़ब्त में ना आ जाते, कोई भी ना देता।
अगर ये कर्ज़ा ना होता, खुदा न खासा पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाता, आप उस तरीके से फिर FATF की भी उस लिस्ट में वो ब्लैक में चले जाते। ये अल्लाह माफ़ करें। थोड़ी बात कर लेते हैं इमरान खान के, ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला है, इमरान खान की तकरीर लाइव दिखाने पर जो पाबंदी थी वो उठा दी गई, इतनी जल्दी क्यों उठा दी गई? जी बिल्कुल ऐसे ही, जबकि नवाज़ शरीफ की तो तकरीर दिखाने पर भी पाबंदी जो है वो 4 साल रही तकरीबन। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। और साथ अल्ताफ़ हुसैन साहब की ग़ालिबन वो तकरीबन कुछ 6 साल से भी ज़्यादा हो गए, ठीक है ना, इसलिए। अच्छा, मुझे हैरत ये होती है, मैं व्यूअर्स को, आपके व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ, मुझे ये हैरत होती है, यही अतर मिनल्ला साहब थे उस वक़्त भी, उस वक़्त नवाज़ शरीफ की तकरीर पर पैमरा ने पाबंदी लगाई, उसको चैलेंज किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, ठीक। अतर मिनल्ला साहब ने ही फरमाया कि ये दरख्वास्त काबिल समात ही नहीं है, एक बात। दूसरा फरमाया, उन्होंने कहा कि आप इस तरह के मामलात, सियासी मामलात अदालतों में ला के अदालतों का वक्त ज़ाया करते हैं। तीसरा फरमाया कि तकरीर पे पाबंदी लगी तो क्या हुआ, इससे नवाज़ शरीफ के कौन से हकूक़ ज़ाया हो रहे हैं, या कौन से हकूक़ पर उन पर पाबंदी लग गई है, या उनके कौन से हकूक़ पामाल हो रहे हैं। माशाअल्लाह कहूँ, जज़ाकल्लाह कहूँ, या इन्ना लिल्लाह कहूँ। उसके बाद इमरान खान पे लगी, ये भी आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि उनकी पूरी तकरीर पे लगी थी, कोई लाइव का, कोई रिकॉर्डेड का, कोई कुछ नहीं था। इनके रिकॉर्डेड पे नहीं लगी, इनके लाइव पे लगी। जब अब गए तब भी अतर मिनल्ला साहब थे, तब अदम मौजूदगी में भी खैर से माशाअल्लाह, वो अदम मौजूदगी में भी जो है ना, उनकी वो नैब, वो क्या कहते हैं, पैमरा को नोटिस ही नहीं हुआ, पहले ही मुअत्तल हो गई पाबंदी, नोटिस बाद में हुआ। और कहा कि ये तो पैमरा ने अपने अख्तियारात से तजावज़ किया है, वही अतर मिनल्ला साहब। तो जब एक ही जज हो, एक ही किस्म का फ़ैसला हो, और फ़ैसले दो मुख्तलिफ आएँ, तो तब उंगलियां उठेंगी ना सरकार। ये सोशल मीडिया का ज़माना है। मैं इंतहाई माज़रत के साथ कहूँगा, जब हम ये कहते हैं ना जनाब कि हम बादियों नज़र में ये वो, उसमें अदालत के पास जो तौहीन अदालत का एक वो तो है ना, एक हथियार, अगर वो ना हो, लोग सर को झुकाते हैं। डंडे के ज़ोर पर या कलम के ज़ोर पर आपसे डर नहीं होना चाहिए, अदालतों से प्यार होना चाहिए, अदालतों का एहतराम होना चाहिए, ये नहीं है। अब अतर मिनल्ला साहब कल नवाज़ शरीफ पे लगी तो आपका और फ़ैसला हो, आज इमरान खान पे लगी तो और फ़ैसला हो। यही बात थी, ये कल की बात है कि वो आए जनाब कि जी हमें तो अदालत जाने तक भी ज़मानत चाहिए, इमरान खान साहब ने राहदारी ज़मानत ट्रांजिट। उन्होंने कहा जी कि जी बिस्मिल्लाह, इमरान खान किधर है, इमरान खान बनीगाला में हैं, वो नहीं आ सकते, उनके पैरों पे मेहंदी लगी है, तो आप हमें ज़मानत दें। ना उनका बायोमेट्रिक हुआ, ना कुछ हुआ, उनको ज़मानत मिल गई 3 दिन की, जी आप जाइए, जी बिस्मिल्लाह, आप अदालत में पेश होइए। जरदारी साहब को तो यही बात मैं करने लगा था, बिल्कुल कि बेशक स्ट्रेचर पर भी वो आए, ऐसे ही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जरदारी साहब को फ़रूक चनायक ले आए कि जी जरदारी साहब को भी ट्रांजिट बेल चाहिए। उन्होंने कहा जरदारी साहब को यहीं पे आना पड़ेगा। उन्होंने कहा जी जरदारी साहब एक हस्पताल में दाखिल हैं कराची में। उन्होंने कहा भले किसी कुछ भी हो यहाँ पे आएंगे। उनको जरदारी साहब को एयर एम्बुलेंस पे स्ट्रेचर पे लाया गया। और तो फिर एक ही केस में एक ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट, बंदे 2 मुख्तलिफ हैं, एक का नाम इमरान खान है, एक का जरदारी साहब है। जरदारी को कहते हैं स्ट्रेचर पे भी ले आओ, वो ले आए बीमार बंदे को, तब वो हाजिर हुए, बायोमेट्रिक हुआ, तब भी इमरान खान साहब बनीगाला में थे, नहीं आए, भाई नहीं आना चाहते, आगे पुलिस है पकड़ना चाहती है, उन्होंने बेल दे दी। तो ये जब फ़र्क होगा ना सर, इस पे बात होगी, इस पे उंगलियां उठेंगी, इस पे आपकी तरफ इशारे होंगे। ये नहीं होगा कि आप इस तरह के कोई मुक़द्दस गाय हैं, या आप कोई खुदा न खास्ता अर्श पे बैठे हैं, या इस तरीके से मैं माज़रत के साथ कहूँगा, जब ये एक ही केसेस में इस तरीके का तफावत होगा, फ़र्क होगा, डिस्क्रिमिनेशन होगा मुबैना तौर पे, तो फिर आप पर आवाज़ें उठेंगी। ये बात कौन सी, ये ऐसे ही, ये कल परसों की बात, मैं इसी तरह कहूँ ना, वकला का जो केस बना ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे, कितने वकला को अंदर भेज दिया इन्हीं जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने। 15, 16, 17 वकला अंदर गए, जिनमें 2-3 ख़वातीन भी थीं, उन ख़वातीन के साथ उनके बच्चे भी थे, वो भी अंदर गए। वकला पर इस तरीके की FIRs बनी,
ये वो उसमें क्या हुआ, ये जो वकला पेश नहीं होते थे अदालतों में, इन्होंने आर्डर किया। हम तो कहते हैं ना कि जी ये केस को प्रोलॉन्ग करते हैं, लंबा करते हैं और सिर्फ वकील करते हैं, इसमें जज भी शामिल होते हैं माशाअल्लाह। अब उन्होंने अदालतों में एहतजाजन वकला जब कैद हुए ना, तो बाकी वकीलों ने अदालतों से पेश होना बंद कर दिया। तो इन्होंने जो लोअर जुडिशरी थी वो ज़ाहिर हाई कोर्ट के अंडर आती है, इन्होंने तमाम जजों को, नीचे वाले जजों को इंस्ट्रक्शंस दी कि जो वकील नहीं पेश हो रहे उनके केसेस खारिज करो। वो जैसे उनके केसेस खारिज होने लगे, वकीलों को मजबूरन आना पड़ा, पेश होना पड़ा। वैसे नहीं करते केसेस। हम आम बंदा 20-20 साल तक रोल के मर जाता है। कभी कहा है कि वकील जब इधर उधर पेशी को आगे करें तो आप केसेस खारिज करो, तो उस वक्त वो जो पेश नहीं हो रहे थे खुद से करें तो ये होता है। ये जब आप एक ही केसेस में, एक ही तरह के केसेस में, अब मैं कुछ मेरे व्यूअर्स कहते होंगे कि नकवी साहब आप कभी बहुत ही खरी सुनाते हैं, ये अभी कल का फैसला है, 2 महीने हो गए उसको, ठीक है। यही कि जब ये वोट नहीं देंगे तो उनका वोट नहीं गिना जाएगा अगर ये उस पार्टी के हैं और दूसरी पार्टी को वोट, ये आपको पता है ना, अभी फैसला सुप्रीम कोर्ट का फैसला कि वोट गिना भी नहीं जाएगा। इसमें 5 जजेस का लार्जर बेंच था, जिन 2 जजेस ने एतराज़ किया था, इख्तलाफी नोट लिखा था। गालिबन वो एक जस्टिस मियाँ खेल साहब थे जो हमारे डेरा इस्माइल ख़ान के, वो रिटायर हो गए हैं, अल्लाह ताला उनको खुश रखे, बहुत ज़बरदस्त दबंग जज थे। और एक जस्टिस मंदू खेल साहब, वो भी ज़बरदस्त जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, इन्होंने इख्तलाफ किया तो उन्होंने अपना इख्तलाफी नोट लिख दिया। 2 महीने हो गए हैं। और जो 3 जजों ने जिन्होंने कहा था कि जी वो जो अगर ये इधर उधर करेंगे तो वो फिर जिसकी वजह से हमजा शहबाज की हुकूमत, वो फैसला अभी तक तफसीली नहीं आ रहा। क्योंकि वो क्यों नहीं आ रहा, वो इसलिए नहीं आ रहा मुबैना तौर पे कि अगर वो फैसला आ गया तो चौधरी शुजात ख़त लिख देंगे। वो किस, तो ये क्या है, वो लोग कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की तारीख़ का पहला फैसला इस तरह का है कि जहाँ इख्तलाफी नोट लिखने वाले जजेस लिख चुके हैं अपने नोट और उनको 2 महीने हो गए हैं, लेकिन जिन्होंने 3 जज थे, चीफ जस्टिस साहब, मुनीब अख्तर साहब और इजाजुल हसन साहब, इज़्ज़त माब, इन तीनों का वो फैसला नहीं आ रहा तफसीली। तो भाई जो चाहे आपका वो क्या कहते हैं करिश्मा साज करे या ये आप इसको करेक्ट कर लें, ठीक हो गया ना, ये नज़र करम जिन पे फरमा देते हैं, तो फिर ये अगर इस तरह की करेंगे तो ये भाई वो है सोशल मीडिया का ज़माना है, इससे लोग चुप नहीं रहेंगे। तनकीद तो फिर होगी, डेफिनेटली होगी, बिल्कुल ऐसे। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।